overhand grip, tripod grip. Hi, hello friends, welcome back to my YouTube channel. So how are you all? I hope you all are doing good. So today I am going to share with you the very important tips and techniques of shading. ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि शेडिंग को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया किसी भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म को समझना, उसके स्ट्रक्चर को समझना, तो स्ट्रक्चर तो हमने समझ लिया, लेकिन उसके आगे शेडिंग किस तरीके से करनी है। जब भी हम एक प्रॉपर ड्राइंग बनाए, जब भी एक पूरा कंप्लीट आर्टवर्क जब हमें बनाना है, तो हमें उसे स्टार्ट किस तरीके से करना है, उसमें शेड किस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, तो आज वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर चीज़ों को बिना समझे करना इज़ जस्ट लाइक कॉपिंग, तो हमें कॉपी नहीं करना है, चीज़ों को समझ कर करना है। अगर हम चीज़ों को समझ कर करेंगे तो हम इमेजिनेशन से भी हम कुछ भी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। अगर स्ट्रक्चर को समझ गए हम तो हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमने शेडिंग अच्छे से समझी है तो उनमें शेड भी किस तरीके से ऐड करना है, कहाँ पे कौन कौन से टोन्स ऐड करने हैं, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है तो हमें कहाँ पे डार्क टोन ऐड करने हैं, कहाँ पे लाइट टोन ऐड करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना और अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो शेडिंग के डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। मतलब जैसे पेंसिल को किस तरीके से मूव करना है शेडिंग में, तो उसकी भी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। तो पहला है हैचिंग। इसमें आपको पेंसिल को एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। एक ही डायरेक्शन में मूव करके आपको प्रेशर कंट्रोल करके आपको शेडिंग करनी है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रोक्स बिल्कुल विजिबल होते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है। सेकंड वन है क्रॉस हैचिंग। इसको हम क्रिस क्रॉस भी बोलते हैं। इसमें आपको पेंसिल को डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करके आप यहाँ पे शेडिंग कर सकते हो। ये याद रखना है हमेशा कि हमें अपने हैंड पे प्रेशर कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल प्रेशर को कंट्रोल करके यहाँ पे आपको डिफरेंट डायरेक्शन में मैक्सिमम 2 to 3 डायरेक्शन या मैक्सिमम 4 डायरेक्शन आप ले सकते हैं। 4 डायरेक्शन में ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन में आपको यहाँ पे करना है शेडिंग। इसमें भी आपके जो स्ट्रोक्स हैं ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल होते हैं। तो आपको इसी तरीके से करना है जहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा स्टिपलिंग। इसमें क्या करना है आपको, जैसे इसमें आपको शेडिंग जो है वो डॉट्स में करनी है। जैसे इसमें आपको पेंसिल को मैं डॉट्स जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको बिल्कुल पेंसिल को मूव नहीं करना है, सिर्फ बिल्कुल एक पॉइंट डालना है जिस तरीके से मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। इसी डॉट्स में आपको पूरा जो वर्क है उसको फिल करना है। जहाँ पे डार्क करना है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉइंट्स आप डालो, जहाँ पे लाइट देना है वहाँ पे कम पॉइंट्स डालो, लेकिन आपको बिल्कुल पॉइंट्स में ही करना है। इसमें आपको पेंसिल मूव नहीं करना है, बिल्कुल पॉइंट्स में ये होना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा स्क्रिबलिंग। इसको स्क्रिबल जैसे हम करते हैं, नॉर्मल छोटे बच्चे जैसे स्क्रिबलिंग करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे, लेकिन इसमें भी आपको पेंसिल को एक पर्टिकुलर पैटर्न में मूव करना होगा। ऐसा नहीं कि बच्चों जैसा स्क्रिबल कर दिए जैसे भी कैसे भी, नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको एक पैटर्न में आपको अपने पेंसिल को मूव करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ। इसी तरीके से पेंसिल को मूव करते हुए आपको डार्क एंड लाइट शेड देना है। लास्ट वाला है स्मज। स्मज में क्या होता है, जैसे ये होता है हमारा प्रॉपर ब्लेंड। इसमें आपको पेंसिल के बिल्कुल भी स्ट्रोक्स दिखने नहीं चाहिए। इसमें आप कोई भी आप ब्लेंडिंग टूल का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप पेंसिल पे जो प्रेशर कंट्रोल होता है वो करके भी आप कर सकते हैं। मैं पेंसिल पे प्रेशर कंट्रोल करके ही करती हूँ। अगर मैं पेंसिल से अगर कोई वर्क बना रही हूँ तो मैं ब्लेंडिंग टूल का यूज़ नहीं करती हूँ। मैं पेंसिल पे प्रेशर कंट्रोल करके ही मैं इसको बिल्कुल पूरी तरीके से ब्लेंड करती हूँ। इसमें बिल्कुल भी मेरे जो स्ट्रोक्स हैं वो विजिबल नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाता है पूरी तरीके से। तो ये होता है हमारा स्मजिंग। इसमें आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, बट मैं यूज़ नहीं करती। ठीक है।
अब आपको वैल्यू समझने के लिए कुछ एक्सरसाइज करने हैं। जैसे इसमें मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आपको अपने हैंड पे प्रेशर कंट्रोल तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसी चीज़ की प्रैक्टिस आपको करनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहले डार्क से बिल्कुल लाइट जा रही हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रोक्स किस तरीके से डाल रही हूँ, पहले डार्क जा रही, पहले मैंने पेंसिल पे कंट्रोल करके बिल्कुल डार्क किया, फिर उसके बाद धीरे 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 मैं प्रेशर पे कंट्रोल करके, हैंड पे प्रेशर कंट्रोल करके, फिर मैं उसको धीरे 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 करके बिल्कुल लाइट जा रही हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे जस्ट अपोजिट, सबसे पहले मैंने बिल्कुल लाइट किया प्रेशर कंट्रोल करके, और फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा डार्कर वैल्यू पे मैं ट्रांजिशन किया। मैंने बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप मतलब डार्क कर दिया फिर लाइट कर दिया, इस तरीके से नहीं, आपको डार्क टू लाइट जाना है और लाइट टू डार्क जाना है। ये दो डायरेक्शन में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। जब भी आप कहीं फ्री हो या फिर आप थोड़ा शेडिंग करना चाह रहे हो, शुरू में ये कुछ प्रैक्टिस कर लें, तो उससे क्या होता है ना कि आपके हैंड पे जो है वो प्रेशर कंट्रोल, उसकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है, इसमें आपको क्या करना है, इसमें बिल्कुल वन वैल्यू फिल करनी है आपको। या तो आप डार्क फिल करो या लाइट फिल करो, या फिर दोनों करना है, ठीक है। आपको डार्क एक बॉक्स में डार्क फिल करो और एक बॉक्स में लाइट फिल करो, बट ये ध्यान रहना चाहिए कि आपकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम लगनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं पे डार्क कर दिया कहीं पे लाइट कर दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल सेम वैल्यू होनी चाहिए, एक ही वैल्यू एक बॉक्स के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने किया है, यहाँ पे एक पे बिल्कुल लाइट किया और एक में डार्क किया। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे जब भी आप डार्क करो तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा पेंसिल पे प्रेशर डाल के और एकदम डार्क कर दिया, उससे क्या होता है पेज ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप डार्क भी करो तो भी आपको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, धीरे धीरे उसको डार्क करना है अपने हैंड पे कंट्रोल करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू स्केल बना रही हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 बॉक्सेस बनाए हैं, उसी तरीके से आपको भी 5 या फिर 10 या फिर 4 वैल्यू में इस तरीके से बॉक्सेस बना के आपको वैल्यू की प्रैक्टिस करनी है। जैसे फर्स्ट बॉक्स में सबसे डार्क, जैसे इसमें वैल्यू स्केल में क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंट वैल्यू के बॉक्सेस बना के और फिर उसमें एक वैल्यू दे के बिल्कुल शेडिंग करनी होती है। जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू जो है इसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा डार्क किया है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैं कैसे एक ही बार में, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ही टाइम में बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, पेंसिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके मैंने बहुत ज़्यादा डार्क कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं किया मैंने। इसको धीरे धीरे मैंने वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहो तो पेंसिल के जो डिफरेंट शेड होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हो, जैसे 10B पेंसिल का जो शेड होता है उससे कर सकते हो, या फिर 8B के शेड से आप यहाँ पे वैल्यू को ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसी तरीके से उसके बाद जो नेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें उससे थोड़ा सा कम वैल्यू में आपको शेड देना है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एक बॉक्स में बिल्कुल एक फ्लैट वैल्यू होनी चाहिए। तो ये जो वैल्यू स्केल का जो वैल्यू फिल करने की जो प्रैक्टिस है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपने हैंड पे प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। ये तो मतलब करना मतलब मस्ट ही है, ये करना ही है आपको। जैसे डिफरेंट बॉक्स बना के आप 5 वैल्यू में बना लो, 10 वैल्यू में बना लो, उससे क्या होता है ना, जैसे आप 10 वैल्यू में करोगे ना तो 10 डिफरेंट वैल्यू पे आपके हैंड का कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा, और आपको एक फ्लैट वैल्यू में आप इजीली कर पाओगे। जैसे जहाँ पे जैसे कोई हम बड़ा वर्क बनाते हैं तो उसमें हमें डिफरेंट वैल्यू में शेड करनी होती है, तो आपके हैंड पे कंट्रोल करने के लिए ये एक्सरसाइज मस्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से मैं फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू बिल्कुल फ्लैट में इस तरीके से कर रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू, इस तरीके से।
overhand grip, tripod grip, overhand grip, ट्राइपॉड ग्रिप। अभी ओवरहैंड ग्रिप एंड ट्राइपॉड ग्रिप क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये पेंसिल को किस तरीके से पकड़ना है। थोड़ी सी दूर पे जो ओवर हैंड ग्रिप होता है उसमें पेंसिल को हम जिस तरीके से मैंने दिखाया है यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे पकड़ा है मैंने पेंसिल को, इसको हम बोलते हैं ओवर हैंड ग्रिप। इसमें क्या होता है, जैसे हमें पेंसिल को बहुत ही थोड़े दूर से पकड़ना होता है और इस तरीके से पकड़ना होता है कि जैसे पेंसिल जो है वो बिल्कुल फ्लैट, जैसे मैंने यहाँ पे पकड़ रखा है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको ऐसे पकड़ने से क्या होता है ना कि जैसे हम प्रोपोर्शन मेजरमेंट में, जैसे कोई भी वर्क हम इनिशियली जब हम ड्रॉ कर रहे हैं, इनिशियल स्टेज में जब हम कोई चीज़ों को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके प्रोपोर्शन को देख रहे हैं, किस तरीके से हम मतलब हम मेजरमेंट कर रहे हैं अपने प्रोपोर्शन को उसमें हमारे वर्क में, तो इस तरीके से हमें पेंसिल को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि हम अपने वर्क में जो डिटेलिंग है उसको हम इग्नोर कर पाते हैं। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें हम प्रेशर कंट्रोल भी कर पाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको डार्क कहीं पे भी नहीं करना है। स्टार्टिंग में सिर्फ इनिशियल लाइंस जो आप दे रहे हो उसको बहुत ही लाइटली देना है। तो स्टार्टिंग में जब भी आप कोई भी वर्क स्टार्ट करें जहाँ पे आपको प्रोपोर्शन मेज़रमेंट की ज़रूरत है, जहाँ पे आप इनिशियली सिंप्लीफाई कर रहे हो चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में, उसको ड्रॉ कर रहे हो, बस उसके जेस्चर को पकड़ रहे हो, तो वहाँ पे हमें बिल्कुल इसी तरीके से ओवर हैंड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ना है और लाइटली ड्रॉ करना है। इनिशियल मार्किंग लाइटली करनी है, ठीक है। और जैसे जैसे आप थोड़ी सी, जैसे स्टार्टिंग में आप शेड दे रहे हो, तो स्टार्टिंग में शेड तो हमें लाइट ही देना होता है। तो स्टार्ट तो हम जहाँ पे डार्कर वैल्यू है हमारे ऑब्जेक्ट में, जो रेफरेंस हम देखकर बना रहे हैं या फिर ऑब्जेक्ट में लाइव भी कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट में जहाँ पे शैडो पार्ट है स्टार्ट तो हमें वहीं से करना है, डार्कर पार्ट से ही करना है। लेकिन उस पार्ट को भी हमें धीरे धीरे ही वैल्यू को वहाँ पे इंक्रीज़ करना है। वहाँ पे स्टार्टिंग में वहाँ पे भी लाइट ही करना है, बहुत ज़्यादा लाइट नहीं, मतलब एक नॉर्मल लेवल का लाइट, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रही हूँ पेंसिल को मूव करते हुए लाइटली, उस तरीके लाइट ही करना है। तो स्टार्टिंग में प्रेशर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो एज़ फॉर एग्जांपल आपने जहाँ पे डार्क वैल्यू देनी है वहाँ पे आपने एक ही बार में डार्क कर दिया, तो उसके आसपास के एरिया में जब आप वैल्यू फिल करोगे तो वो मिक्स नहीं हो पाएगी दूसरे वैल्यू से, जो जहाँ पे आपने डार्क वैल्यू दी है वो मिक्स ही नहीं हो पाएगी। तो शेडिंग करने का यही तरीका होता है कि आपको लेयर में काम करना है। ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे आपने डार्क कर दिया, फिर उसके बगल में मिडिल टोन दे दिया, फिर उसके बगल में हाईलाइट छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जब ऐसे इस तरीके से कर सकते हो, जब आप स्टडी कर रहे होते हो वैल्यू 1 में, 2 वैल्यू में, 4 वैल्यू में, इस तरीके से आप एक फॉर्म, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एक फॉर्म समझने के लिए आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन जब आप अपने फाइनल ड्राइंग में जब आप वर्क अपना कर रहे हो, फाइनल ड्राइंग बना रहे हो, तो आपको धीरे धीरे ही शेडिंग करनी है लेयर में, ठीक है। जहाँ पे डार्क है वहाँ पे धीरे धीरे लेयर्स में डार्क करते जाना है, फिर उसको तभी वो मिक्स हो पाएगी दो टोन एक दूसरे से, ठीक है। अब कुछ टर्म समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जब कोई लाइट फॉल हो रही होती है तो उसमें कौन कौन से टोन बन रहे होते हैं, जिसमें फर्स्ट है हाईलाइट्स, जहाँ पे लाइट सबसे बिल्कुल फ्रंट में आ रही होती है, जो हमारे ऑब्जेक्ट का बिल्कुल लाइट के बिल्कुल सामने होती है, जो पार्ट हमारे ऑब्जेक्ट का, उसको क्या बोलते हैं, हाईलाइट्स, ठीक है। सेकेंड है टर्मिनेटर लाइन, जहाँ पे दो वैल्यू मिक्स हो रही होती है। जैसे मेजर जो ऑब्जेक्ट का दो पोर्शन होता है, एक होता है लाइट पार्ट और एक होता है शैडो पार्ट। तो जब लाइट और शैडो पार्ट मिक्स हो रही होती है जहाँ पे, वो होता है हमारा टर्मिनेटर लाइन। नेक्स्ट है कोर शैडो। कोर शैडो क्या होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट में जिस पोर्शन में लाइट आ रही होती है तो वो तो हो गया हमारा हाईलाइट, लेकिन जो पोर्शन लाइट के जस्ट अपोजिट होता है, जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाती है, वो पोर्शन हो जाता है हमारा कोर शैडो। नेक्स्ट है हमारा रिफ्लेक्टेड हाईलाइट। तो ये रिफ्लेक्टेड हाईलाइट जो होती है ये शैडो का पार्ट होता है। ये जो अगल बगल वाले, जहाँ से लाइट का जो डायरेक्ट सोर्स है वहाँ से लाइट ना आके अगल बगल वाले जगह से, जैसे कहीं जहाँ पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मान लो कोई टेबल पे रखा है, तो टेबल से जब लाइट रिफ्लेक्ट होके उस ऑब्जेक्ट के शैडो वाले पार्ट में पड़ेगी
तो वहाँ पे भी एक हाईलाइट बनेगी, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड हाईलाइट। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि रिफ्लेक्टेड हाईलाइट को कभी भी हाईलाइट्स के बराबर नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा कास्ट शैडो। तो ये शैडो जो होता है ये ऑब्जेक्ट का शैडो होता है। जैसे ऑब्जेक्ट पे पर जो लाइट आ रही होती है तो उस पर भी तो उसकी भी तो शैडो कहीं बनेगी, तो उस ऑब्जेक्ट की जो शैडो होती है वो होती है हमारी कास्ट शैडो। नेक्स्ट है हमारा मिडिल टोन। तो मिडिल टोन जो होता है, जो हाइलाइट्स, एक तो होता है हमारा हाइलाइट्स, एक हो गया हमारा शैडो। तो ये दोनों जब वैल्यू मिक्स होती है तो उन दोनों के बीच का एक वैल्यू जो आता है वो हो जाता है हमारा मिडिल टोन। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पे स्फेयर बना रही हूँ। इसकी शेडिंग में, जैसे मैंने अभी एक सिलेंडर बनाया इस तरीके से मैं यहाँ पे शेडिंग कर रही हूँ। पहले तो मैंने एक टर्मिनेटर लाइन ड्रॉ किया, 2 पार्ट को जो है वो मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया। पहले तो लाइट पार्ट, जहाँ से लाइट आ रही है उस जो वो ऑब्जेक्ट का जो पोर्शन हमारा सामने है बिल्कुल लाइट के, वो हो गया हमारा लाइट पार्ट, और सेकेंड है हमारा शेडो पार्ट। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट किया टर्मिनेटर लाइन से, आप देख सकते हैं। फिर शेडिंग मैं क्रिस क्रॉस स्टाइल में कर रही हूँ क्योंकि मुझे वही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें पहला तो एक स्ट्रोक्स दिखते हैं और इसमें हैंड को मूव करने में एक फ्रीडम होता है। आप किसी भी डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। जैसे अगर हैचिंग में करते हैं तो उसमें एक बाउंडेशन हो जाता है कि आपको एक ही डायरेक्शन में पेंसिल को मूव करना है, तो मुझे वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है। वैसे कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है उसमें बना हुआ वर्क, लेकिन मेरा फेवरेट यही है क्रिस क्रॉस। इसमें मैं डिफरेंट डायरेक्शन में पेंसिल को मूव कर सकती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पेंसिल को मूव करके लाइटली प्रेशर को अप्लाई करके ओवर हैंड ग्रिप में मैं यहाँ पे शेडिंग ऐड कर रही हूँ। देख सकते हैं आप, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे भी मैं धीरे धीरे ही प्रेशर कंट्रोल करके शेड अप्लाई कर रही हूँ। एक ही बार डार्क नहीं कर रही हूँ, उस पर भी मैं धीरे धीरे ही किस तरीके से मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपने प्रेशर को बढ़ाया है। यहाँ पे आप जो जैसे मैंने पहले जिस प्रेशर में किया था उससे थोड़ा सा और प्रेशर अप्लाई करके मैं यहाँ पे लेयर दे रही हूँ, सेकंड लेयर ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो जब सेकंड लेयर ऐड करेंगे तो जो मैंने टर्मिनेटर लाइन लाइटली ड्रॉ किया था वो अब मिक्स हो जाएगा उसमें, देख सकते हैं। तो आप इजीली मिक्स कर सकते हैं 2 शेड एक के ऊपर एक, और इस तरीके से आप लेयर ऐड कर सकते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग में ही अगर हमने डार्क कर दिया होता तो अभी हम कितना भी लेयर दे देते वो अलग से ही दिख रहा होता वो। तो इसीलिए स्टार्टिंग में हमें बहुत ही लाइटली प्रेशर अप्लाई करके करना है, ठीक है, और लेयर में हमें काम करना है, आप देख सकते हैं। और एक पॉइंट और ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आप बॉर्डर पे आप थोड़ा सा भी बॉर्डर को डार्क करो तो आपका जो आउटर एरिया है या फिर इनर एरिया है जहाँ पे आपको सेम वैल्यू डालनी है उस पोर्शन पे भी थोड़ा सा शेड ऐड करो, नहीं तो फिर वो लाइन अलग से दिखेगी, फिर वो 3D इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपको वो लाइन बस ध्यान रखना है कि वो लाइन दिखना नहीं चाहिए, वो हार्श लाइन दिखना नहीं चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे जैसे लाइन ऐड किया मैंने, तो उसके आसपास के एरिया पे भी मैंने वहाँ पे थोड़ा सा शेड ऐड किया वहाँ पे, ताकि वो वैल्यू सेम हो जाए। जो लाइन पे जो जितनी डार्कनेस है वही सेम डार्कनेस अगल बगल वाले एरिया में भी आ जाए। जैसे यहाँ पे मैंने कास्ट शैडो जहाँ पे मुझे ऐड करना है तो वहाँ पे सेम वैल्यू वहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब धीरे धीरे जहाँ पे मुझे डिटेलिंग ऐड करनी है, जहाँ पे मुझे डार्कनेस ऐड करनी है, तो अब मैं देखो आप किस तरीके से मैं यहाँ पे ट्राइपॉड ग्रिप में पेंसिल को पकड़ के यहाँ पे शेड दे रही हूँ, ठीक है। डार्कनेस ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करके। जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज़ करना है, तो जहाँ पे आपको डार्केस्ट वैल्यू ऐड करनी है वहाँ पे आप ट्राइपॉड ग्रिप में करके डिटेलिंग ऐड कर सकते हो। अब सेम इसमें भी कुछ टर्म्स हैं जो इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेंडर में बताया था, वो टर्म्स यहाँ स्फीयर में भी होंगे। तो आप देख सकते हैं हाइलाइट्स, कोर शैडो, कास्ट शैडो, मिड टोन, रिफ्लेक्टेड हाइलाइट्स, यहाँ पे किस तरीके से मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मतलब आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कौन कौन से टर्म होते हैं। और ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये टर्म्स जब तक आप किसी ऑब्जेक्ट में जब तक आप देख कर समझोगे नहीं
तब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ पे कितनी वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है। तो ये टर्म्स जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इसमें शेयर किए हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर किए हैं। तो आप अपनी शेडिंग में अप्लाई ज़रूर करना इन सारी चीज़ों को, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आगे के जितनी भी सारी मैं टिप्स एंड टेक्निक शेयर करूँ, आगे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाऊँ तो वो आप तक पहुँच पाए अच्छे से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।